ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन ना। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, तो कल अपन ने पूरा बेसिक इसका किया था। अब आज आगे पढ़ते हैं अपन ना, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे ये है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। कल अपन ने पूरा इसका बेसिस अपन ने पूरा पढ़ा था। अब आज इसके आगे का डिस्कशन है। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में ध्यान देना, मैं पूरा जो एक्सपेरिमेंट है वो गोल्ड फॉइल ना लेके मैंने ऐसा एटम लिया और ये न्यूक्लियस लिया। न्यूक्लियस में कितना चार्ज है? प्लस जेड। और यहाँ पे बिल्कुल न्यूक्लियस के सेंट्रल लाइन से अगर कोई अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ये तो ये जो अल्फा पार्टिकल है ये 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट होगा, ये अल्फा पार्टिकल। और कोई अल्फा पार्टिकल, ये सेंट्रल लाइन है तो यहां से यहां तक का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इट इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर। और बाकी फिर ये इस तरह से डिफ्लेक्ट होगा एंड बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं वो अनडेविएटेड चले जाएंगे। ठीक है ना। तो ये जब अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग एटम में की गई, मतलब गोल्ड एटम में, तो उससे जो रिजल्ट मिले वो इस तरह के मिले। बेसिस इसका अपन ने पूरा कल डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ पे जो डिस्कशन है इसका ये इस तरह से है, जो मोटे मोटे डिस्कशन है यहाँ पे बेटा, अल्फा पार्टिकल में जो चार्ज है इट इज +2e और ये इसकी स्पीड है यहाँ पे। तो जो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे, दिस इज गिवन बाय q इंटू v। इसको पोटेंशियल डिफरेंस में आप इसको क्या करोगे? एसिलरेट कराओगे। तो भी पोटेंशियल डिफरेंस में आपने अल्फा पार्टिकल को एसिलरेट करवाया और फिर इसको एटम की तरफ भेज दिया बॉम्बार्डिंग करने के लिए। तो बिल्कुल सेंट्रल लाइन में जब ये पहुंचता है तो जितनी ज्यादा इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, ये एनर्जी धीरे धीरे यहाँ पे पहुंच के काइनेटिक एनर्जी कम होने लगेगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। और फाइनली जब बिल्कुल ये न्यूक्लियस के पास पहुंच जाएगा और फिर ये 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पे आप इसकी काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा रखोगे, ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के उतने पास से लौट कर आएगा। तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू r0 और इसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से न्यूक्लियस के साइज के बारे में पता चलता है कि भाई न्यूक्लियस का साइज कितना होगा। तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है, आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में एसिलरेट कराया और एटम की तरफ आपने इसकी बॉम्बार्डिंग कर दिए। तो अगर इम्पैक्ट पैरामीटर 0 है तो ये 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट होगा और जितनी ज्यादा एनर्जी रहेगी धीरे धीरे यहाँ पे पहुंच के काइनेटिक एनर्जी खत्म होगी और काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी? पोटेंशियल एनर्जी में। और फिर वापस ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा 180 डिग्री से। तो ये न्यूक्लियस के जितने पास पहुंचेगा, तो ये जो डिस्टेंस होता है इस डिस्टेंस को आप क्या बोल रहे हो? दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है यहाँ पे, समझ गया ना? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और ये जो बी है, इस बी को बोला जाता है इम्पैक्ट पैरामीटर। ये है इम्पैक्ट पैरामीटर। और जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है, जैसे यहाँ पे ये एंगल है थीटा, दिस एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इम्पैक्ट पैरामीटर एंड दैट इज if impact parameter tends to 0 then theta tends to pi या फिर 180 डिग्री। और जब b की वैल्यू लार्ज होगी, b की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कैसा होगा? उतना कम होगा। ठीक है ना। बट इसमें बहुत कुछ मैथमेटिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स की, तो वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं एग्जैक्ट फार्मूले पे नहीं जा रहा हूँ। आप रेफरेंस बुक वगैरह में इसका फार्मूला देखोगे, बट वो फार्मूला हमारे लिए कोई काम का नहीं है। अब हमारे लिए यहाँ पे काम का क्या है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच।
तो अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल जब यहाँ पे पहुंचेगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल ये किसके बराबर है, Q इंटू V, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, एंड यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इंटू प्लस जेडी, जेडी किस पे चार्ज है, न्यूक्लियस पे चार्ज है, एंड डिवाइडेड बाय कितना, आर नॉट। ये आर नॉट क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो इस इक्वेशन से डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आपका निकल जाएगा, इट इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज 2e एंड चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज प्लस जेडी डिवाइडेड बाय, मैं यहाँ पे अभी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल लिख दूं। तो इस फार्मूले से क्या निकल के आएगा, यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकल के आएगा, और ये जो डिस्टेंस है आर नॉट, इट इज नियरली किसके इक्वल होता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस के इक्वल होता है। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या जो एक्सपेरिमेंट था उसके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए काम के हैं फॉर द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। बट बोर्ड एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में ज्यादा कुछ ऐसा पूछा नहीं जाता, बट ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपटीशन के, ठीक है ना। अब इस मॉडल में रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है उसका अपन डिस्कस करेंगे, बट ये एक्सपेरिमेंट का डिस्कशन है। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस का अंदाजा उसने कैसे लगाया रदरफोर्ड ने, ठीक है, ये यहाँ पे हमको पता चल रहा है साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में जो उसने अंदाजा लगाया या जो आइडिया लगाया, तो ये किससे पता चला उनको, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से पता चला। समझ गए कि नहीं, अरे समझ गए, हेलो समझ गए या नहीं? यस सर। अभी किसी के मन में कोई डाउट है तो पूछो अब इस पे। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस का आइडिया उनने इस तरह से लगाया, और बी क्या है, इंपैक्ट पैरामीटर। तो थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर क्या है, सेंट्रल लाइन से अल्फा पार्टिकल के इनिशियल डायरेक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको इंपैक्ट पैरामीटर का कैलकुलेशन आप ऐसे करोगे, समझ गए, हेलो अरे समझ गए या नहीं? लेकिन सर वो एक्चुअल साइज नहीं रहेगा ना? नहीं, एक्चुअल साइज नहीं रहेगा इसमें। देखो, अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल आप जितनी ज्यादा लोगे तो वो उतना न्यूक्लियस के पास से टच होके आएगा, तो लगभग लगभग पहुंच जाएगा बिल्कुल पास में, और फिर डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रखोगे, बट एक रफ एस्टिमेशन तो पता चल ही गया ना। जैसे मान लो न्यूक्लियस का साइज 10 सेंटीमीटर है सपोज, तो इसमें 12 सेंटीमीटर मिलेगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जबकि एटम का साइज कितना है, 1 मीटर का है, ऐसा इमेजिन कर ले। एटॉमिक रेडियस मान लो 1 मीटर की है, न्यूक्लियस का साइज मान लो 5 सेंटीमीटर का है, तो इसमें 6 सेंटीमीटर मिल रहा है। तो एक लगभग आइडिया तो लग गया ना यहाँ पे, समझ गए कि नहीं? हेलो आसना, आसना किसने पूछा था? हेलो आसना कहाँ गए, सो गई क्या? हेलो अरे पूछो भाई जल्दी से। आसना, हेलो, कुछ जवाब नहीं दे रहे। अदिति, क्या सर? हाँ ये कुछ पूछना है इसमें, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज नियरली इक्वल्स टू द साइज ऑफ न्यूक्लियस। नहीं सर, समझ गया। समझ गया ना। तो ये कैलकुलेशन ऐसे करना है। तो अल्फा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज किए यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल को किसके बराबर इक्वेट कर दिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस के। जब अल्फा पार्टिकल बहुत दूर है तो पोटेंशियल एनर्जी लगभग लगभग आप 0 मानोगे, ठीक है, सिस्टम की। तो जब ये इनका डिस्टेंस बहुत लार्ज है तो एक्चुअल में क्या किया तुमने, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्योंकि ये रेस्ट पे है तो सिर्फ अल्फा पार्टिकल की आएगी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की 0 है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई,
एंड इट इज के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय कितना आ गया, ये R0 आ गया। तो इक्वेशन ये इस तरह से आपने यूज किया है यहाँ पे, ठीक है ना। हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। ये जो इक्वेशन लिखा मैंने वो इसके कारण लिखा यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से पता चला न्यूक्लियस का साइज, या लगभग न्यूक्लियस का साइज। तो फिर उनने जो कंक्लूजन निकाला, ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट से फिर उनने कंक्लूजन निकाल के अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया, ठीक है ना, अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया। समझ गए? हेलो, समझ गए? आसना कुछ पूछ रहे थे तुम? आसना हाँ सर। हाँ, कुछ पूछ रहे थे तुम? सर मैं तो मीटिंग के बाहर चली गई थी। हाँ, अब पूछो, अभी क्या पूछना चाह रहे थे तुम? सर मैंने सिर्फ इतना पूछा था कि वो एक्चुअल सही रहेगा कि नहीं, उसके बाद कुछ नहीं कहा। अच्छा, फिर बाकी मैंने एक्सप्लेन किया था वो सुन लिए थे? नहीं सर, मेरा अटक गया बीच में और फिर मैं एकदम से मीटिंग के बाहर चली गई। हाँ ठीक है, सुनो फिर क्या हुआ। मान लो ये एटम है पूरा, इतना है ना, ये एटम है, और एटॉमिक रेडियस सपोज 100 सेंटीमीटर है, थोड़ा सुनना, और न्यूक्लियस की रेडियस मान लो 4 सेंटीमीटर है। तो ये जो डिस्टेंस आया यहाँ पे लगभग 5 सेंटीमीटर आएगा। एग्जैक्ट नहीं होगा, लेकिन एक लगभग अंदाज तो लग गया ना कि ये इतना बड़ा जो एटम है 100 सेंटीमीटर रेडियस का, ये जो डिस्टेंस आ रहा है जहां पर से 180 डिग्री में डिफ्लेक्शन हो रहा है वो लगभग 5 सेंटीमीटर का है। मतलब इससे एक रफ आइडिया लगा न्यूक्लियस के साइज के बारे में। अभी समझ गए? हाँ सर। तो एक, और इसमें जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी, ये उतने पास से आएगा लौट के न्यूक्लियस के। तो जितना न्यूक्लियस के पास से आएगा आप उतना क्लोज रहोगे न्यूक्लियस साइज के, आप उससे आप ज्यादा आइडिया लगा सकते हो। तो ये पूरा डिस्कशन हुआ, ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है। अब इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे रदरफोर्ड ने क्या सोचा कि भाई पूरे एटम का जो मास है वो एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड है, तभी इस तरह का कोलिजन हो रहा है यहाँ पे, इलास्टिक कोलिजन। तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल और एटम का जो कोलिजन है ये किस टाइप का है? अल्फा पार्टिकल और एटम का कोलिजन कौन सा कोलिजन? ये इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। सो दिस इज द इलास्टिक कोलिजन। सो इट इज इलास्टिक कोलिजन बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड गोल्ड एटम। अल्फा पार्टिकल और गोल्ड एटम, ये क्या है यहाँ पे, दिस इज गोल्ड एटम है। तो उसके बीच में ये जो कोलिजन हो रहा है यहाँ पे, कौन सा कोलिजन है? इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। तो एक रफ एस्टिमेशन पता चला इस एक्सपेरिमेंट से। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, ले लिए? हाँ, पूछो, कुछ पूछ रहे हो तो? हेलो, कुछ पूछ रहे हो क्या बेटा? हेलो, कुछ पूछ रहे हो क्या? कुछ पूछ रहे हो क्या? चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे बढ़ेंगे अपन। स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। अब इस एक्सपेरिमेंट का, इस एक्सपेरिमेंट से उनने लगभग इसका न्यूक्लियस का साइज पता किया और फिर अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, या रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है, नाउ दिस इज पेज नंबर 2। तो अब रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, क्या क्या इसके अज्यूम्शंस थे, ठीक है। फर्स्ट एज्यूम्शन, लगभग 99.9% ऑफ मास ऑफ एटम इज constant and whole positive charge। 99% mass of atom and
whole positive charge of atom is concentrated at a small size, is concentrated at very small size called न्यूक्लियस, जिसको क्या बोला गया, न्यूक्लियस बोला गया कि भाई एक छोटी सी जगह पे ये 99.9% ऑफ मास एंड होल पॉजिटिव चार्ज इसमें कंसंट्रेटेड है, जिसको आप क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियस बोल रहे हो, ठीक है ना। एंड दूसरा पॉइंट यहाँ पे न्यूक्लियस का जो साइज है, न्यूक्लियस साइज ये किसके बराबर आया, लगभग आर नॉट इज नियरली इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. This is 2 times the charge on alpha particle and Zi it is charge of nucleus upon kinetic energy of alpha particle. तो इसको आप distance of closest approach ले रहे हो. एंड तीसरा assumption, electrons are revolving around the nucleus in circular path like planets revolve around sun. मतलब इसने अपने एटॉमिक मॉडल में ये मान लिया है कि जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। और नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स किससे मिल रहा है, तो अगर ये न्यूक्लियस हो गया यहाँ पे, दिस इज प्लस जेड चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस पे मान लो सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, दीस आर द इलेक्ट्रॉन्स, एंड ये क्या हो गया यहाँ पे, न्यूक्लियस, तो ये सर्कुलर पाथ में यहाँ पे घूम रहे हैं, जस्ट लाइक अ प्लैनेट, समझ गए। तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स किससे मिल रहा है इनको, तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फोर्स. सो इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू जेड इनटू ई. ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. आर मतलब रेडियस ऑफ ऑर्बिट, तो यहाँ पे आर क्या है, इट इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट and equals to centripetal force mass into mass of electron into orbital speed of electron divided by कितना r. तो इस इक्वेशन को हमने कंसीडर किया कि भाई यहाँ पे जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किससे मिल रहा है, यहाँ पे कूलम्ब फोर्स से मिल रहा है, या ठीक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिल रहा है. समझ गए अब कि नहीं, हेलो समझ गए। ये इसका एटॉमिक मॉडल हो गया, किसका एटॉमिक मॉडल हो गया, ये रदरफोर्ड का. अरे समझ गए कि नहीं सर? हाँ बोलो वेदांत. सर वो न्यूक्लियर साइज में 2 times चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल क्यों आया, कहाँ पे, न्यूक्लियर साइज में? नहीं वो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है ना, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से किया ना उसने. अरे अभी इसके पहले जो एक्सपेरिमेंट देखे थे अपन ने, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मेजर किए थे ना एक्सपेरिमेंट में. हाँ तो उसमें भी 2 ही लिखे थे, तो वो कहाँ से आया? अच्छा, अल्फा पार्टिकल में चार्ज कितना होता है, 2 प्रोटॉन्स का. हाँ 2 प्रोटॉन का, तो चार्ज कितना होगा उसमें 2e. तो एक्चुअल में ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, ये पोटेंशियल एनर्जी से लिखी गई इक्वेशन है ना, पोटेंशियल एनर्जी से. तो ये टर्म क्या है यहाँ पे, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, समझ गए, डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल. क्लियर हो गया? हाँ सर. हाँ, अभी स्क्रीनशॉट ले लो. तो ये क्या है, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है, दिस इज द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. तो काफी हद तक एक आउटलाइन, मतलब एटम के बारे में काफी हद तक इससे एक आइडिया लग गया, रफ आइडिया लग गया कि हाँ एटम ऐसा होता होगा, ऐसा इमेजिनेशन आ गया दिमाग में रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से. ठीक है, अरे समझ गए कि नहीं, साइंटिस्टों ने ऐसा कुछ इमेजिन कर लिए.
और जो बहुत सारा खाली स्पेस भी है, जिसके कारण जो अल्फा पार्टिकल थे वो अनडेविएटेड बाहर निकले थे, है ना। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे बाहर निकल रहे थे ना। तो वो क्यों बाहर निकल रहे थे? क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर एटम में बहुत सारा क्या है, खाली स्पेस भी है। अरे समझ गए, समझ गए या नहीं? यस सर, समझ गए। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही बेटा जैसे अपने सोलर सिस्टम में कोई मेटेरोइड आएगा। मेटेरोइड समझते हो? यस सर। तो वो जरूरी थोड़ी कि प्लैनेट से टकराए या सन से टकराए, वो तो बीच में से भी निकल सकता है। तो ये भी बिल्कुल वैसी कहानी हो रही है। तो जैसे सन को आप न्यूक्लियस मान लो और हमारा पूरा सोलर सिस्टम एक एटम है, आप ऐसा भी इमेजिन कर लो कि अगर हमारा पूरा सोलर सिस्टम एक एटम है और सन न्यूक्लियस है, तो बीच में ऐसा बहुत सारा खाली स्पेस है, ठीक है, जहां से क्या बाहर निकल सकते हैं, जो मेटेरॉइड है, जो हेवनली बॉडी है, वो बाहर निकल सकते हैं। तो वैसे ही कुछ कहानी यहाँ पे हुई कि जो अल्फा पार्टिकल हैं वो सीधे सीधे इसलिए बाहर निकल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सीधे सीधे इसलिए बाहर निकल रहे हैं कि बहुत सारा खाली स्पेस है। अब दूसरी बात यह है कि उनने सर्कुलर पाथ की कॉन्सेप्ट कैसे सोचा होगा, ये सोलर सिस्टम से ही सोचा होगा। अगर मान लो वो इलेक्ट्रॉन को रेस्ट पे मान लेता है ना, तो क्या होता बताओ? अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे रहता तो वो रुका रहता कि न्यूक्लियस में आके चिपक जाता? फिर न्यूक्लियस में आ जाता। न्यूक्लियस में आ जाता, मतलब उसको रेस्ट पे तो हो ही नहीं सकता, वो तो घूमेगा ही। और घूमने के लिए यहाँ पे उसका पाथ कैसा होना चाहिए, जैसे सोलर सिस्टम में जो पाथ है प्लैनेट के, वैसा पाथ होना चाहिए, तभी तो वो घूमेगा। ठीक है, तभी तो एटम की स्टेबिलिटी होगी। तो एटम की स्टेबिलिटी के लिए उनने इस तरह से सोचा। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? जैसे मान लो अर्थ का रेवोल्यूशन बंद हो जाए सन के चारों तरफ, तो क्या होगा बता सकते हो क्या? अगर मान लो सन, अर्थ को आप रोक दो, बहुत सुपर पावर से आपने अर्थ को रोक दिए जहां पे है, ठीक है, तो क्या होगा उससे? अर्थ वहीं पे रुकी रहे, घूमना फिर से, सन के साथ कोलाइड हो जाएंगे। फिर से घूमना चालू करेगी कि सन पे चली जाएगी? सन पे कोलाइड हो जाएंगे। हाँ, सन पे कोलाइड हो जाएगी फिर से वो। समझ गए? जैसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट को एक पर्टिकुलर हाइट पे भेजने के बाद उसको ऑर्बिटल स्पीड प्रोवाइड की जाती है, समझ गए या नहीं? नहीं तो वो घूमेगा नहीं, वो वापस वहीं पे आ जाएगा, अर्थ पे आ जाएगा, गिर जाएगा अर्थ पे आके। अरे ठीक है। यस सर। ऐसी कुछ कहानी है। तो इसकी एटम की स्टेबिलिटी के बारे में उसके दिमाग में भी ऐसी कुछ बातें आई होंगी, सोलर सिस्टम उसके दिमाग में रहा होगा, क्योंकि सोलर सिस्टम के बारे में काफी कुछ आइडिया लग गया था उस टाइम तक। तो अब साइंटिस्टों की जो सोच होती है वो ऐसी होती है कि जो मैक्रोस्कोपिक व्यू पे जो बिहेवियर है नेचर का, वो माइक्रोस्कोपिक व्यू पे भी वैसे ही होना चाहिए। मतलब हमारा जो ब्रह्मांड है, जो हमारा सोलर सिस्टम है, जिस तरह से इसका बिहेवियर है ना, तो वैसे ही एटम का भी बिहेवियर होना चाहिए, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का। तो ऐसा कुछ सोचा होगा उनने और इस तरह से अपना एटॉमिक मॉडल को उसने प्रपोज किया। तो इस एक्सपेरिमेंट की सबसे खास बात ये रही कि इससे न्यूक्लियस का पता चला, ठीक है। और हाँ, अभी जो इनने इलेक्ट्रॉन जैसे न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो ठीक है, इट्स ओके, मान लिए उस टाइम पे। लेकिन अब जो दूसरे साइंटिस्ट थे जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में वर्किंग कर रहे थे, कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो फिर वो एसिलरेट हो रहा है, और एसिलरेटिंग चार्ज पार्टिकल क्या करता है? एनर्जी एमिट करता है। तो अगर ये एनर्जी एमिट कर रहा है तो अपनी एनर्जी लूज करेगा और फाइनली गिर जाएगा न्यूक्लियस पे आके, है ना। तो ये एक ड्रॉबैक रहा है, बट इसका जवाब रदरफोर्ड के पास में नहीं था, ठीक है। उनने नहीं बता पाए कि भाई हाँ ये तो है। उनने भी सोचा होगा उस टाइम पे कि यार हाँ ये तो सही बोल रहे हैं, बट इट्स ओके, अब मैं उसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा हुआ होगा कुछ। समझ गए अब? हेलो, समझ गए रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल? यस सर। है ना। तो उस टाइम के हिसाब से सोचो, इतनी जानकारी देना भी एटम के बारे में कितनी बड़ी बात रही होगी कि हाँ एटम ऐसा होता है। इतनी जानकारी देना भी एक बहुत बड़ी बात थी एटम के बारे पे, है ना, कि हाँ एटम ऐसा होता है। आज तो अपन प्रॉपर इमेजिन कर लेते कि अगर कोई एटम बोलता तो ऐसे इमेजिन करते ना एटम के बारे में, कि न्यूक्लियस होगा, फिर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, न्यूक्लियस में पूरा पॉजिटिव चार्ज है। हम भी ऐसे इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि अब 9-10 से हम ऐसे ही पढ़ते आ रहे हैं एटम के बारे पे। समझ गए कि नहीं? तो उस टाइम पे जब उनने ये एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया, तो दिमाग में चीजें तो गई, हाँ कुछ कुछ पिक्चर क्लियर हुई इसकी कि हाँ कुछ ऐसा होगा। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं?
अब इसका मेजर ड्रॉबैक क्या है इस एटॉमिक मॉडल का, तो हम ड्रॉबैक की भी बात कर लेते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? यस सर। अब इसका जो ड्रॉबैक है इस एटॉमिक मॉडल का, नाउ दिस इज थर्ड पेज। अब हम इस एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक देख लेते हैं। ठीक है, देखो इसके ड्रॉबैक ये हैं कि जैसे ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है ना। दिस इज दियर ऑर्बिटल स्पीड एंड दिस इज आर, ये इसकी ऑर्बिटल रेडियस है। बट अगर ये इलेक्ट्रॉन एसिलरेट हो रहा है तो यहाँ पे भाई इसमें सेंट्रीपिटल एसिलरेशन आएगा। ड्रॉबैक क्या है? अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, accelerating charge will emit electromagnetic radiation। accelerating charge क्या emit करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है। तो फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर ये एमिट कर रहा है तो ये अपनी एनर्जी लूज करेगा, और अपनी एनर्जी अगर ये लूज करेगा तो फाइनली एनर्जी कम होते होते ये कहां पे गिर जाएगा? न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। मतलब इस बात का जवाब नहीं था। अगर ये है तो फिर ये एटम तो अनस्टेबल है, बट इसके अकॉर्डिंग एटम तो अनस्टेबल हो गया, इलेक्ट्रॉन फाइनली कहां पे जाके गिर गया? आपका न्यूक्लियस में जाके गिर गया। तो भाई अब इसका जवाब नहीं मिला है ना। तो ये एक मेजर ड्रॉबैक है। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, एक्सीलरेटिंग चार्ज विल एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, देयरफॉर फाइनली इलेक्ट्रॉन विल कोलैप्स, या इलेक्ट्रॉन will lose energy and collide to nucleus में कोलाइड कर जाएगा, एनर्जी को लूज करते हुए धीरे धीरे। तो दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ एटम इज मेजर इंपॉर्टेंट कंसर्न। स्टेबिलिटी ऑफ एटम इज not properly explained। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था कि ये एटम की स्टेबिलिटी को बराबर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। समझ गए ना? बाकी तो बात की बात है, बट अगर एटम ही स्टेबल नहीं है ना, तो अगर एटम स्टेबल नहीं है, बाकी तो बात की बात है भाई, बाकी जो एटम्स की जो प्रॉपर्टीज आ रही थी उनको एक्सप्लेन करना, तो ये तो दूर की बात है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा कंसर्न क्या आ गया कि यार ये एटम तो स्टेबल नहीं है। इनने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया तो ये मॉडल स्टेबल नहीं है यहाँ पे, है ना। तो अब दूसरे साइंटिस्ट अब वर्किंग करने लगे इसके बारे में। तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल उनके दिमाग में था, तो फिर पिक्चर में कौन आए? वोर्स भाई साहब आए, है ना। वोर्स ने फिर अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया, कुछ इसमें करेक्शंस किए उनने। तो अगला जो एटॉमिक मॉडल अपन पढ़ने वाले, दैट इज वोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, समझ गए इतना? हेलो, अरे भाई समझ गए या नहीं? यस सर। हाँ, अभी स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्लियर हो गया पूरा? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्लियर हो गया? ये एक मिनट, इसको मिटा दूं मैं यहाँ पे, ये ऑलरेडी अपन ने पढ़ चुके हैं। ये पेज नंबर 3 है ना? अभी स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। Excuse me, sir. हाँ,
सर एक्चुअली मेरी स्क्रीन बहुत ब्लर है, तो आप किसी और को बोल सकते हैं इंदौरा से लेने के लिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, संकेत तुम ले लो बेटा। यस सर। अभी स्क्रीनशॉट लो इस पेज का पूरा। हो गया? यस सर हो गया। तो अब अपन आते अगले एटॉमिक मॉडल में। तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल का ड्रॉबैक क्या रहा कि इनने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता पाए। ठीक है, मेन कंसर्न यही था, एटॉमिक स्टेबिलिटी, है ना। एटॉमिक स्टेबिलिटी इज द मेजर कंसर्न ऑफ दिस मॉडल। Now, this is पेज नंबर 4। तो अब पिक्चर में कौन आए आगे? बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के जो ड्रॉबैक थे, बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है, बता सकते हो इसमें बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में क्या क्या थे, क्या क्या सोचा हमने बोर्स ने अपने एटॉमिक मॉडल में, क्या क्या प्रपोज किया? पढ़े हो ना बोर्स एटॉमिक मॉडल? बताओ कौन बताएगा बोर्स एटॉमिक मॉडल? हेलो, बोर्स एटॉमिक मॉडल। हेलो, कौन बताएगा बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में? कौन बताएगा भाई? हेलो, बोर्स एटॉमिक मॉडल। कुछ है दिमाग में? बोर्स एटॉमिक मॉडल याद है कुछ किसी को? सर सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस रहेगा और अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। ये तो रदरफोर्ड का भी एटॉमिक मॉडल है, यही तो है वो। तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल भी तो यही है, सोलर सिस्टम वाले ही तो है ना। अलग अलग बोर्ड ऑर्बिटल्स ने में रहेगा। रदरफोर्ड के मॉडल को उसका बेस बनाया। हाँ, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो था उसी को बेस बनाया इनने बोर्स एटॉमिक मॉडल में। तो दो तीन चीजें इनने नहीं बताया इसमें, नहीं बताया मतलब दो तीन पोस्टुलेट इसने और ऐड किया। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल का जो बेस है ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ही है बेसिकली। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल इज बेस्ड ऑन, it is based on Rutherford atomic model। ये चलो लिख दिया मैंने, मतलब आपको सोलर सिस्टम जैसा ही सोचना है, सोलर सिस्टम जैसे ही सोचना है। मतलब अब जब हमने बोल दिया कि भाई ये तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, तो बिल्कुल आपको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ही यहाँ पे लेना पड़ेगा ऐसा। ठीक है, ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हो गया आपका पूरा। एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसके चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या क्या एजम्पशन थे? अगर ये पूरा वही है तो फिर तो इसका जो ड्रॉबैक थे, स्टेबिलिटी के बारे में क्या बोला, मतलब अल्टीमेटली बोर ने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को करेक्ट किया है ना। तो अब इसको क्या बताना पड़ेगा, बोर को एटम की स्टेबिलिटी के बारे में बोलना पड़ेगा ना, कि भाई एटम को स्टेबल कैसे किया उसने। समझ गए? एटॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में बताना पड़ेगा ना, हाँ या ना। एटम को कैसे स्टेबल किया फिर उसने। एटॉमिक स्टेबिलिटी अल्टीमेटली यही है यहाँ पे। इसका ड्यूप्लेट और ऑक्टेट से। क्या बेटा, बोलो जल्दी से। सर ड्यूप्लेट ऑक्टेट से स्टेबिलिटी बताई। मान लो ये nth ऑर्बिट है और ये कौन सा ऑर्बिट है,
mth ऑर्बिट है। सो दीस आर द ऑर्बिट। देखो इसने भी बेस रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल को ही बनाया है। अब अगर रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल ही इसका बेस है तो इसको क्या करना पड़ेगा, बोर को रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की जो कमियां हैं उनको दूर करना पड़ेगा। तो कमियों को दूर करने के लिए क्या क्या एज्यूम्पशन लिए, तो इनने जो एज्यूम्पशन लिया भाई बोर्स एटॉमिक मॉडल के जो एज्यूम्पशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एज्यूम्पशंस मतलब इसकी जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए कुछ और एज्यूम्पशंस लेना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो बोर्स एटॉमिक मॉडल में जो एज्यूम्पशन है, फर्स्ट ये सब कुछ उसने वैसे ही बोला है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन नॉन रेडिएटिव ऑर्बिट। कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और वो जो स्टेबल ऑर्बिट होते हैं ये नॉन रेडिएटिव है, मतलब इनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट नहीं होती, ऐसा उन्होंने बोल दिया। ठीक है, तो भाई अब बोलोगे कैसे नहीं होती, आप क्वेश्चन पूछोगे ना, क्रॉस क्वेश्चनिंग करोगे ना, भाई कैसे नहीं होती। आपने तो बोल दिया कि ठीक है पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, इट्स ओके, बट ये अपनी एनर्जी को कैसे लूज नहीं कर रहा है। ठीक है, ये भी तो बात आएगी ना। अरे समझ गए या नहीं, समझ गए ना। हाँ सर। जैसे अर्थ का अपना फिक्स ऑर्बिट है, अर्थ अपने ऑर्बिट को छोड़ के दूसरे के ऑर्बिट में नहीं जाती ना, या अपने पाथ से डेविएट होती अर्थ क्या। हेलो, अर्थ No, sir. नहीं। जिस पाथ में अर्थ रोटेट हो रही उसी पाथ में रोटेट होगी। ठीक है, अभी अर्थ की जो पोजीशन अगले साल 365 दिन बाद फिर से वही पोजीशन आएगी, हर बार यही रिपीट होगा। कोई भी प्लैनेट हो वो अपने पाथ को लीव नहीं करते हैं। तो इसमें इसके दिमाग में भी ऐसा कुछ रहा होगा कि भाई जैसे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स का पाथ फिक्स है, वो क्या नहीं हो रहा है, अपने पाथ को छोड़ के कभी किसी दूसरे के पाथ में नहीं जाते, मतलब स्टेबल ऑर्बिट होते हैं इनके। तो वैसे उनने भी बोला है ना। तो अब इनका जो पहला एज्यूम्पशन ये था इसका बोर्स एटॉमिक मॉडल का, दैट इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन स्टेबल नॉन रेडिएटिव ऑर्बिट। स्टेबल नॉन रेडिएटिव ऑर्बिट इन्हीं में चक्कर लगाता, बाकी दूसरे ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगाता। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ स्टेबल नॉन रेडिएटिव ऑर्बिट। समझ गए कि नहीं। अब दूसरा जो पॉस्टुलेट है, अब जब जैसे इसने ये बोला तो अब क्वेश्चनिंग आएगी कि भाई आप कैसे बोल रहे हो कि ये स्टेबल ऑर्बिट है, आप जस्टिफाई करो अपनी बात को। तो फिर अब बोर को फिर सोचना पड़ेगा, है ना, या फिर पॉस्टुलेट देते टाइम तो ये बताएगी ना, पूरे ड्रॉबैक हटाए ना, तो उसके दिमाग में भी ये रहा होगा कि अगर ये क्रॉस क्वेश्चनिंग आएगी तो मैं उसका जवाब कैसे दूंगा। ठीक है, तो अब चलो वापिस अपन चलते केपलर्स लॉ में। केपलर्स लॉ में आए अपन। अच्छा ये बताओ, जो प्लैनेट्स होते हैं उनका पाथ क्यों फिक्स होता है। जैसे अर्थ अपने पाथ को छोड़कर किसी दूसरे प्लैनेट के पाथ में नहीं जाती, तो ऐसा क्यों होता, बता सकते हो क्या। हेलो, बता सकते हो क्या, सोचो। केपलर्स लॉ ध्यान है, केपलर का फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ ऑर्बिट। हेलो, अरे लॉ ऑफ ऑर्बिट है ना। हाँ सर। और सेकंड लॉ, लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया का बेस क्या है, लॉ ऑफ एरिया का बेस क्या है, किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे या फिर किसी और चीज के कंजर्वेशन पे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहां से आ गई यार, मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे पेज। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर या एंगुलर, एंगुलर। हाँ। एंगुलर। तो जो सेकंड लॉ है केपलर का कि भाई एक प्लैनेट अपने पाथ को छोड़कर दूसरे के पाथ में क्यों नहीं जा पाता, या जिस पाथ में वो घूम रहा है कंटिन्यूअसली उसी पाथ में घूमता है जब तक बाहर से एनर्जी सप्लाई ना करें। तो उसका रीजन ये होता है कि हर एक प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है इसमें सन के चारों तरफ घूमने के लिए, तो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। तो अब इसके दिमाग में भी ऐसा कुछ लगाया होगा इनने
कि वहां पर जो एरियल वेलोसिटी की इक्वेशंस थी वो किसके डेरिवेशन से आई है, एरियल वेलोसिटी से जब आपने डिराइव किया और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, तो यहां पर भी उसके दिमाग में ये रहा होगा कि स्टेबल ऑर्बिट तभी हो सकते हैं जब इनका एंगुलर मोमेंटम कैसा हो, कांस्टेंट हो, है ना। अरे समझ गए कि नहीं, अरे समझ गए या नहीं। सर तो अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो एंगुलर मोमेंटम की कुछ वैल्यू होनी चाहिए। जैसे वहां पे एरियल वेलोसिटी आप लिख रहे थे, एरियल वेलोसिटी की वैल्यू एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स मास ऑफ प्लैनेट आ रहा था, तो ऐसा कुछ इसने किया होगा कैलकुलेशन। अब मुझे भी नहीं पता कि क्या कैलकुलेशन किया, बट इनने ये लिखा कि ये जो स्टेबल ऑर्बिट हैं, इन स्टेबल ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है। तो जो सेकंड पोस्टुलेट है, these stable orbit, these stable orbit, in these stable orbit, in these stable orbit, angular momentum of electron is quantized, is quantized मतलब constant, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ nth ऑर्बिट विल बी गिवन बाय nh अपॉन 2 पाई। ये इक्वेशन कहां से लिखा ये मुझे भी नहीं पता, ठीक है, कि उन्होंने कैसे सोच के लिखा होगा इस इक्वेशन को। हाँ, लेकिन ये बात फिक्स हो गई कि अगर इनके एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड हैं ये, तो फिर ये जो ऑर्बिट हैं ये कैसे हैं, स्टेबिलिटी की बात हो गई यहाँ पे, ठीक है। जैसे प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, तो वहां पर प्लैनेट अपने पाथ को छोड़कर दूसरे पाथ में नहीं जा सकता, तो वैसे ही ये कहानी होगी कि अगर एंगुलर मोमेंटम ये क्वांटाइज्ड है, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ऑर्बिटल स्पीड इनटू rn। जैसे ये nth ऑर्बिट आपने लिया, तो इस nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नॉन रेडिएटिव सर्कुलर ऑर्बिट लिखना पड़ेगा यहाँ पे, दिस इज सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट। So this is the orbital velocity of nth orbit and this is the radius of nth orbit। तो ये कौन सी स्पीड है, this is orbital speed of electron, ठीक है। ये कौन सा ऑर्बिट है, ये है आपका nth ऑर्बिट। तो ये टर्म यहाँ पे लिखा, एंगुलर मोमेंटम ये लिखे ना अपन ने mvr, सर्कुलर पाथ में पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हो आप, mvr लिखते हो। तो यहाँ पर भी हमने यही लिखा कि भाई जो एंगुलर मोमेंटम है ये किसके इक्वल है, यहाँ पे nh अपॉन 2 पाई के इक्वल है। तो ये सेकंड पोस्टुलेट हो गई, ठीक है। पर एंगुलर मोमेंटम फॉर nth ऑर्बिट इज गिवन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन vn into rn is equals to nh अपॉन 2 पाई। तो इससे ये चीज जस्टिफाई हो गई उसकी, ठीक है, ये जस्टिफाई हो गई ये चीजें। तो स्टेबिलिटी के बारे में तो आ गए अब यहाँ पे कि हाँ, अब साइंटिस्टों ने एक्सेप्ट किया कि अगर ऐसा है तो ठीक है, और फिर इसके बेसिस पे जो उनने स्टेबिलिटी के बारे में सोचा तो चीजें वेरीफाई हो रही थी। मैं उस वेरिफिकेशन पे नहीं जा रहा हूँ कि भाई ये स्टेबिलिटी, ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से कैसे स्टेबिलिटी को उन्होंने सोचा है, ठीक है, हम उसके बारे में नहीं जा रहे। बट हाँ, जो साइंटिस्टों ने क्रॉस क्वेश्चनिंग किए थे कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की स्टेबिलिटी के बारे में, इसने उसका जवाब दे दिया। तो अब एटम स्टेबल हो गया, समझ गए कि नहीं, अरे समझ गए कि नहीं। ये दो पोस्टुलेट्स है, एटम की स्टेबिलिटी की कहानी बंद हो गई है यहाँ पे, ठीक है। अब तीसरी बात ये आई कि ठीक है एटम भी स्टेबल है। अब उस टाइम पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था, मतलब पॉपुलर था, जैसे लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, अरे समझ गए कि नहीं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम साइंटिस्टों के पास अवेलेबल था, देखे थे हमने, और उसमें लाइमन, बामर, पास्चन, जैसे बामर ने अपना फार्मूला दिया था, उसको एक्सप्लेन करने के लिए दिया था ना, बामर का फार्मूला था ना। हेलो, अरे समझ गए कि नहीं। लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, है ना। तो ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है या एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, अब उसको आप कैसे बताओगे भाई, ठीक है हमने मान लिया कि आपका एटम स्टेबल है, ये सारी कहानी हो गई,
आपने जो अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया, ठीक है, ये बात तो ठीक है, लेकिन जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे कि एटम का जो स्पेक्ट्रम आता है वो किस बात क्यों आता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो जो तीसरा उनने पोस्टुलेट दिया अबाउट द एटॉमिक स्पेक्ट्रम, तो तीसरा पोस्टुलेट किस पे बेस्ड है, दिस इज अबाउट एटॉमिक स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम के लिए कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नॉन रेडिएटिव ऑर्बिट में चक्कर लगाती है, स्टेबल होते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपने पाथ को छोड़कर नहीं जा सकता। अगर इसको इस पाथ से दूसरे पाथ में भेजना, मतलब इस ऑर्बिट की एनर्जी कुछ और होगी, इस ऑर्बिट की एनर्जी कुछ और होगी, ये लोअर एनर्जी ऑर्बिट है, ये हायर एनर्जी ऑर्बिट है। अगर इलेक्ट्रॉन को इस एनर्जी स्टेट से इसमें भेजना है तो बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर किसी कारण ये हायर एनर्जी स्टेट पे है तो अपनी स्टेबिलिटी के लिए लोअर एनर्जी स्टेट पे आएगा। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, ये इलेक्ट्रॉन दिस इज हायर एनर्जी ऑर्बिट, ये लोअर एनर्जी ऑर्बिट है, तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन लोअर एनर्जी स्टेट पे होगा, दिस इज हायर एनर्जी लेवल, आप ये जो ऑर्बिट है ना ये हायर एनर्जी लेवल है और ये लोअर एनर्जी लेवल है, मतलब इस ऑर्बिट की एनर्जी कम है, इस ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा है। तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे होगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेंगे। तो अब यहाँ पर ये बात आ गई कि हाँ ये तो ठीक है भाई कि अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में होगा तो एनर्जी डिफरेंस के बराबर की रेडिएशन निकलेंगी यहाँ पे। तो जैसे मान लो इस एनर्जी स्टेट, मतलब ये वाले ऑर्बिट की एनर्जी em है, इस ऑर्बिट की एनर्जी em है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है hc या फिर hf दैट इज इक्वल्स टू em माइनस en। तो ये रेडिएशन की वेवलेंथ या फिर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी आप इस तरह से मेजर करोगे, ठीक है ना, या कैलकुलेट करोगे। तो ये थर्ड पोस्टुलेट है, दिस इज अबाउट एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो दिस इज द एनर्जी ऑफ electromagnetic radiation is equals to em minus en, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ पे निकलेगी दैट इज EMR is emitted when electron make transition from higher energy state to lower energy state। लोअर एनर्जी स्टेट में जब आएगा तब ये क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी भी आप इस तरह से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, समझ गए ना। सो दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट। समझ गए या नहीं? अरे समझ गए? हेलो, समझ गए? यस सर। तो ये उसने अपने एटॉमिक मॉडल के बारे में बताया, ये प्रपोज किया। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में काफी कुछ बातें निकल के आ गई थी, काफी कुछ इमेजिनेशन हो गए थे, बट उसमें स्टेबिलिटी की बात नहीं आ रही थी। तो ठीक है, इट्स ओके भाई, आपका मॉडल ठीक है, इट्स गुड हो रहा है। उनने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में कुछ और एज्यूम्शन और डाल दिया तो काफी कुछ और क्लियरिटी आ गई, ठीक है ना, समझ गए ना, काफी कुछ और क्लियरिटी आ गई इनके मॉडल से। तो फिर इस तरह से ये एटॉमिक मॉडल आगे डेवलप होते गए। बट अब हम सिर्फ बोर्स एटॉमिक मॉडल तक ही हमारी स्टडी को रिस्ट्रिक्ट रखेंगे। तो कल अपन इसके आगे पढ़ेंगे कि भाई जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है उसमें उनने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को कैसे एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। तो बाकी की जो स्टडी है वो कल रहेगी इसकी। तो अभी समझ गए एटॉमिक मॉडल, दोनों एटॉमिक मॉडल आप लोग, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड बोर्स एटॉमिक मॉडल, समझ गए या नहीं? हेलो, अरे समझ गए, है ना। तो ये एज्यूम्शन ध्यान रखना, ये 3 एज्यूम्शंस थे बोर एटॉमिक मॉडल के, बहुत इंपॉर्टेंट है 3 एज्यूम्शन यहाँ पे बोर्स एटॉमिक मॉडल के, ठीक है ना। इसके बेसिस पे ही उनने एक तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ एक्सप्लेन किया
और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के जो ड्रॉबैक थे उनको दूर करने की कोशिश किया। समझ गए ना? तो स्टेबिलिटी किससे पता चल रही है? फर्स्ट एंड सेकंड पोस्टुलेट से। एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में जो एक्सप्लेनेशन है वो किससे पता चल रहा है? इसके थर्ड पोस्टुलेट से। ठीक है ना? समझ गए? सर हाँ बोलो। कैमरा नीचे करो ना। अच्छा, वो नीचे की लाइन नहीं दिख रही क्या? कैमरा यार नीचे होगा नहीं क्योंकि स्टेबल कैमरा ये स्टेबल कैमरा है। हाँ सर इसकी आप- फोटो लेके आप भेज देना। अच्छा फोटो, रुको यार, ये कहाँ? 2 मिनट रुको, कोशिश करता हूँ। हाँ सर हो गया अभी। हो गया, ले लो। आ गया पूरा? यस सर यस तो सर। नीचे का पढ़ पा रहे हो क्या? क्या लिखा? हाँ सर। ठीक है, तो ये समझ गए आप लोग? समझ गए एटॉमिक मॉडल? यस सर। तो आज के लिए इतना ही है ना? बाकी कल की क्लास में अपन करेंगे। तो ये थी एटॉमिक मॉडल्स की कहानी। तो अब हमारे दिमाग में भी ऐसे ही कुछ सोचते ना, जब भी हम एटम की बात करते तो हमारे दिमाग में वैसी पिक्चर आती ना एटॉमिक मॉडल की। हेलो, अरे ऐसी इमेज आती ना जब हम एटम बोलते हैं, तो आप कैसा इमेजिन करते हो एटम को? ऐसे कुछ इमेजिन करते हो कि नहीं? हेलो, हाँ सर। है ना? तो जब भी हम एटम बोलेंगे तो आप ऐसे ही इमेजिन करोगे। ठीक है, हाँ एटम ऐसा होता है। ठीक है, ये जस्ट वैसी बात हो गई जैसे आपने, अगर मैं बोलूं कि बस को कैसे इमेजिन करना, तो आपने बस देखा हुआ है तो आप बिल्कुल वैसे इमेजिनेशन हमारे उसमें आता दिमाग में। ट्रक की मैं बात करूं, मैं बोलूंगा ट्रक है ऐसा, तो आप ट्रक को देखा हुआ है तो आप वैसे ही इमेजिन करोगे। बट एटम को हमने नहीं देखा है, तो जैसे जैसे उसके बारे में बताया हम वैसे ही उसके बारे में इमेजिन करेंगे ना। ठीक है, तो ऐसा लिखा गया बुकों में, तो हम भी अब एटम को ऐसे ही इमेजिन करते हैं कि हाँ इस तरह से होता है एटम। ठीक है, तो मजा आ रहा है इसमें?